अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ, यहाँ पर वाशिंगटन के कैपिटल में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 26 मार्च 2026 और सोमवार के दिन की शाम है। शाम के साढ़े 7 बजे से आगे का वक्त है। मशरिक़ वस्ता में, ईरान में अब सुबह हो रही है। ये वही वक्त है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के हिसाब से ईरान के सबसे बड़े पावर स्टेशन को उड़ा देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप में से तमाम लोग सुन चुके होंगे, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ना मालूम हो कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले सोमवार के दिन में अपने इस प्लान को उन्होंने कैंसिल कर दिया। यानी कि ईरान खड़ा रहा और अमेरिका के सदर ने सरेंडर कर दिया, बिकॉज़ अमेरिका के सदर को उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने, इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, मशरिक़ वस्ता के जीसीसी के ममालिक ने, बाकी सारी दुनिया ने उनको बताया कि भाई साहब वो पागल हैं आईआरजीसी वाले। जैसे ही और वो कह चुके थे कि जैसे ही अमेरिका उनके पावर स्टेशन को उड़ाएगा, वो उसका प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे। और प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा था कि वो जीसीसी कंट्रीज़ के पावर स्टेशंस को और उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएँगे। अब सऊदी अरब की तकरीबन 50% से ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पे है। बहुत से और ममालिक ऐसे हैं, मेरा ख़्याल है कतर या यूएई, जिनकी 80% जो है वो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंस है। ईरान का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, पावर स्टेशन, वो उस तरह से इंटीग्रेटेड भी नहीं है जिस तरह से जीसीसी कंट्रीज़ के पावर स्टेशंस और सिस्टम और ग्रिड इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि अगर एक ही ग्रिड को आप ईरान में किसी बड़े स्टेशन को उड़ाएँगे, तो शायद ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब जाएगा, मुतासिर होगा। लेकिन अगर आप सऊदी अरब के अंदर या जीसीसी कंट्रीज़ में निशाना बनाएँगे, तो उनका हो सकता है कि पूरा मुल्क ही 24-48 घंटे के लिए तारीकी के अंदर डूब जाए। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने वो हमला नहीं किया, जिसकी सिंपल वन लाइनर एक्सप्लेनेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट, वो पीछे हट गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया और ज़ख्मी ईरान जो है वो अपने हाथ में तलवार पकड़ के खड़ा रहा। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, इसलिए मैं एक-एक करके इनको आपके सामने रखता हूँ। जो मैंने आपको याद होगा, क्या मैंने आपको जो पिछला व्लॉग किया था, इसी हवाले से मैंने सारा किया था। मैंने आपको उसमें ये किताब भी दिखाई थी। ये किताब अपने ज़हन में रखें, बिकॉज़ इसका फिर भी ज़िक्र आएगा उसमें व्लॉग में। मैंने तकरीबन आपको कह दिया था इन बिटवीन द लाइन्स कि ये शायद हमला नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा कि इस किस्म का हमला जो है वो हो सकता है। अब देखें कि ट्रंप ने ये कहा कि मैंने 5 दिन दे दिए हैं, बिकॉज़ हमारी बड़ी सीरियस किस्म की नेगोशिएशंस हो रही हैं और बड़े सॉलिड पर्सनैलिटी से हो रही हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, हल निकल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। ईरान ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है। उन्होंने कहा, ईरान ने कहा है कि हमने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही। खबर ये भी उड़ गई है, जो इसराइल का जो अखबार है हारित्ज़, और जो यूरोप का बड़ा अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें पाकिस्तान के हवाले से खबर छपी, जो मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ही कोट करते हुए, पाकिस्तानी सोर्सेज़ के ऊपर ये खबर जो है वो रिलाई करती है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये ब्रीफ़ किया है एफटी को या इसराइली पेपर्स को या हारिस को, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान में और अमेरिका के दरमियान में नेगोशिएशंस करवा रहा है। ट्रंप ने तकरीबन 2 दफ़ा, 2 या 3 दफ़ा उन्होंने वीडियो अपीयरेंस की, एक जहाज़ के टारबक पे, एयरपोर्ट पे खड़े होके, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सॉलिड की पर्सनैलिटी और इशारा जो है वो ईरान की जो मजलिस है, जो उनकी असेंबली के स्पीकर हैं, जनाब गलेबाफ, जो खुद मेजर जनरल आईआरजीसी के रह चुके हैं, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। लेकिन गलेबाफ ने ऑन द अदर हैंड ट्वीट करके ये कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई बातचीत जो है नहीं हो रही। स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जब एयरपोर्ट पे खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो की शक्ल में सवालात का जवाब दिया और कोई खातून उनसे सवाल पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को मैं कंट्रोल करूंगा या हम जॉइंटली इसको कंट्रोल कर लेंगे, मी आई विल कंट्रोल, और जॉइंटली जो भी आयतुल्लाह वहाँ पे होगा उसके साथ वो कंट्रोल करेंगे। कभी उन्होंने एक चीज़ कही, कभी उन्होंने दूसरी चीज़ कही। कोई क्रेडिबिलिटी इस किताब को ज़हन में रखें, कभी एक चीज़ कही, कभी दूसरी चीज़ कही, और अमेरिका के अंदर इस वक्त एक कोहराम मच चुका है कि सदर जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त एक क्रेडिबिलिटी का इशू खड़ा हो गया है सदर की, बहुत बुरी तरह से। पाकिस्तान का जो ये क्लेम है, जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दस्ते रास्त, उनके दामाद जो हैं जॉर्ज कुशनर, और उनके दूसरे जो रियल एस्टेट के उनके मिडल ईस्ट के एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। बाज़ ज़राए कहते हैं वो पहुंच चुके हैं। बाज़ जगह ये दावा किया गया कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वैंस जो हैं
वही इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहाँ के टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ उनकी बातचीत होगी। ईरान की तरफ से इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा, ज़्यादा रोल जो है वो तुर्की और कतर जो है वो प्ले कर रहे हैं। ईरानियन सोर्सेज का ये कहना है कि उनकी अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बात नहीं हो रही। जहाँ तक नेबरिंग कंट्रीज़ का ताल्लुक है, जिसमें ओमान है, जिसमें कतर है, जिसके अंदर तुर्की है, जिसमें और बहुत से ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ किस्म के तरीके से अमरीका और ईरान के दरमियान मेडिएट करवाने की मसलसल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेट, मैंने गलत तो नहीं कह दिया? मेडिएट होगा, मेडिटेशन में मेडिएट, मेडिएट ही होना चाहिए इफ आई एम करेक्ट। मेडिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको नेगोशिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सूरत हाल है कि जार्ड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ जो हैं ये हर चीज़ में भेज दिए जाते हैं। अब इसके बारे में मैंने अमेरिका में बहुत से लोगों के कमेंट्स देखे हैं, जिसमें एक वाइट हाउस के प्रीवियस ऑफिशियल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं, उन्होंने बहुत तकरीबन रोते हुए एक टेलीविजन चैनल पे कहा है कि ये अमेरिका की इतनी बड़ी ट्रेजिडी है कि इस सारी की सारी नेगोशिएशन के प्रोसेस को दो ऐसे शख्स जो अनइलेक्टेड हैं, जिन्हें कोई सेनेट कॉन्फर्मेशन उनकी नहीं हुई, जिनका सदर से ज़ाती ताल्लुक है, वो इसको लीड कर रहे हैं। पहले कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने पैदा किया, अब ये इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करने के लिए भी दोनों जो हैं इनको भेजने की बात हो रही है। और सेनेट कॉन्फर्मेशन का उन्होंने कहा कि जब अमेरिका में सेनेट कॉन्फर्मेशन होती है तो एक इंसान का कच्चा छट्टा जो है वो खुल के आ जाता है। कई कई दिन सेनेट कॉन्फर्मेशन होती है, उसका बैकग्राउंड, उसके इंटरेस्ट, उसके माली मफादात, उसकी कनेक्टिविटी, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो सारी सामने आ जाती है। और ये अमेरिका के क्या हालात हैं कि इस किस्म के दो अशखास जो टेस्ट ही नहीं किए गए, जिन उनको किया जा रहा है। मैंने आपको एक पिछले एक से ज़्यादा मैंने वीलॉग में कहा था कि ये जार्ड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ जो हैं, ये कोई बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ अगर तनाज़ुर करेंगे तो ये हबीब रफ़ीक या मलिक रियाज नहीं है, जिनको गवर्नमेंट के अंदर एक्सेस होती है। ये ऐसे ही है जैसे सियालकोट के अंदर पिंडी का कोई ठेकेदार हो, जिसने कोई 1-2 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए हों, बिल्डिंग बनाई हो, बिकॉज़ ये एक $30 ट्रिलियन की या उससे ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है। यहाँ सीरियस बिज़नेस का मतलब ये है कि आपने 20 साल, 10 साल जनरल इलेक्ट्रिक को हेड किया है, आपने माइक्रोसॉफ्ट जो है हेड किया है, आपने गवर्नमेंट्स के साथ डील किया है, या आपको इस किस्म का बड़ा बिज़नेस हो, बहुत बड़े बैंक का कोई हेड हो, सीईओ, उसको आप बिज़नेसमैन कह सकते हैं। ये ठेकेदार हैं बुनियादी तौर पे, छोटे-मोटे, जैसे कोई गुजरांवाला का ठेकेदार होता है, जिनको ये अमेरिका के ये इस वक़्त हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान की खबर सुन के हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया है कि वहाँ पे रोना पीटना ये है कि मोदी हुकूमत ने हमें मरवा दिया है, और जो रोल हिंदुस्तान का होना चाहिए था यहाँ पर इस बातचीत करने का, मसले का हल निकालने का, डिप्लोमेसी करने का, वो सारी पाकिस्तान जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ गया है। और पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, और हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। हिंदुस्तान के अंदर इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है। मैं भी बहुत सी और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान के अंदर एक इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है, अगर आप उनके ट्विटर पे देखें, कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसराइल की यात्रा करके और इसराइल के सामने सरेंडर करके उन्होंने हिंदुस्तान का जो स्टेचर था उसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। और मुझे भी ये फीलिंग होती है, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इस पूरे क्राइसिस में इंडिया का रोल जो है वो इतना बेअसर होगा, नेगेटिव होगा। हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके बारे में मैं समझता था कि बहुत इंटेलिजेंट लोग उसको गाइड करते हैं, वो इतनी बड़ी मिस जजमेंट करेंगे और इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन करेंगे जितनी उन्होंने इस स्टेज के ऊपर की है। तो इस हिसाब से इस वक्त हिंदुस्तान का कोहराम जायज़ है। ये और बात है कि पाकिस्तान की कहानी पता नहीं, इज़ नाइदर हियर नॉर देयर। अब ईरान की तरफ से बड़ी सॉलिड स्टेटमेंट सामने आई हैं दो जगहों से। उनका कहना यह है कि कोई टॉक्स नहीं हो रही हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज टॉक्स की बात करते रहते हैं। ये जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एज यूजुअल इन्होंने मार्केट्स को ठंडा करने के लिए, बिकॉज अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स शदीद प्रेशर में थी कि पता नहीं अभी क्या होगा, और ऑयल की प्राइसेस को नीचे लाने के लिए किया है, और अपने अगले मिलिट्री प्लान्स के ऊपर काम करने के लिए किया है। ये जो अगले मिलिट्री प्लान्स हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ईरान की रीडिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बिल्कुल सॉलिड है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी चंद एक घंटा पहले एक स्टोरी छपी है कि 3,000 मरीन्स जो हैं 82nd एयरबोर्न डिवीजन की सपोर्ट से उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की पूरी तैयारी की जाए। एयरबोर्न ऑपरेशन होगा, एक ब्रिज हेड बनाने की बात हो रही है। सो ये सारी चीज़ें मैंने बुलेट पॉइंट्स के तौर पे आपके सामने रखी हैं। अब हम आते हैं इसके एनालिसिस की तरफ के व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, और जो कुछ भी हमारे सामने हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो दोबारा पलटा खाया है या सरेंडर किया है, इस सब चीज़ की अहमियत क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें एक कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी है। वो कैरेक्टराइजेशन ये है कि ईरान, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान जो है, बुनियादी तौर पे ये एक रेवोल्यूशन के नतीजे में बनी हुई एक रिपब्लिक है, एक रेवोल्यूशन की गवर्नमेंट है, एक रेवोल्यूशन का निज़ाम है। वो ईरान
बोल्डली, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी दलेरी के साथ ट्रंप के सामने खड़ा है और वो बार-बार डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करने के ऊपर मजबूर कर रहा है। जो चीज़ आपने देखी मंडे मॉर्निंग में अमेरिका के सदर ने, जिसके पास रूहे ज़मीन की और इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी फ़ौज है, सबसे बड़ी मिलिट्री कैपेसिटी जो है इंसान की तारीख़ में रोम, ऑटोमन एम्पायर से लेकर आज तक अगर किसी के पास है, तो वो इस शख्स के पास है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। और एक ईरान के पास इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ईरान, मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वो वक़्त के फ़िरौन के सामने खड़ा है, अपनी छोटी-सी तलवार लेके और अपनी ढाल लेके, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। अब अगला पॉइंट, वो आपको कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा। ये ईरान ना शिया है, ये मसला ना शिया है, ना सुन्नी है, ना मुस्लिम है। ये एक रियासत है और एक रेवोल्यूशन है, थर्ड वर्ल्ड है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग डील उनको चाहिए। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्हें एक मुनासिब सेल्फ रिस्पेक्टिंग डील नहीं मिलेगी, तो आगे उनके लिए तबाही ही तबाही है। बिकॉज़ 2, जैसे कि प्रोफ़ेसर जेफ़री सैक ने कहा है, 2 मेंटली अनस्टेबल लोग, एक अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप और एक इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने ये क्राइसिस और एक तबाही उनके ऊपर इम्पोज़ की है, जो मसलसल आसमान से आग की शक्ल में उनके ऊपर लैंड करती। ईरान को अगर आपने इमेजिन करना है ना इस वक़्त ईरान की सिचुएशन को, तो आप में से बहुत से लोगों ने रोमन हिस्ट्री की फ़िल्में देखी होंगी। ग्लैडिएटर एक फ़िल्म नहीं है, दर्जनों मूवीज़ हैं जिसमें ग्लैडिएटर सीन होते हैं रोमन अखाड़े में, जहाँ हज़ारों लोग कोलिसियम में अखाड़े के अंदर बैठे हुए नारे मार रहे होते हैं और नीचे ग्लैडिएटर जो हैं वो जानवरों से या दुश्मनों से या स्लेव्स के साथ लड़ रहे होते हैं। ईरान और आईआरजीसी इस वक्त एक रोमन जख्मी ग्लैडिएटर के तौर पे खड़े हैं, जिसकी आंखों से, सर से, जिस्म के हर हिस्से से खून और लहू बह रहा है। कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो जख्मी नहीं है। लेकिन उस रोमन ग्लैडिएटर ने, उस ईरानी रोमन ग्लैडिएटर ने, पर्शियन एम्पायर, उसने अपने हाथ में अपनी तलवार और अपनी ढाल पकड़ी हुई है, और वो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की तरह कोई नारे भी नहीं मार रहा, कोई बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे सेल्फ रिस्पेक्टिंग डील चाहिए। ये वो सिचुएशन है जिसको आप इमेजिन करें, जिसमें अब अमेरिका का सदर बुरी तरह से डेस्परेट है। जंग 21-22 दिन, 23 दिन पे चली गई है। उसको एक वे आउट चाहिए। वो कभी कह रहा है कि मेरी तमाम, जैसे कि दोबारा कहा है आज के दिन में, कि मेरे अहदाफ हो गए, मेरे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, मुझे एक डील मिल रही है, मेरी बड़ी सॉलिड किस्म की बात हो रही है। उसको वाक़ई इस वक़्त डील चाहिए। दोनों को डील चाहिए, लेकिन अमेरिका के सदर की बहुत बुरी सूरत हाल हो चुकी है। अब इसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ वो है जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो स्टेटमेंट इशू की है। अब्रानी ज़ुबान के अंदर उसकी इंग्लिश सबटाइटलिंग उसके ऊपर है, आप उसको ट्विटर पे देख सकते हैं। जिसमें वो कहते हैं कि मंडे मॉर्निंग में मेरी अपने काउंटर पार्ट, वो अमेरिका के सदर को अपना काउंटर पार्ट कह रहे हैं, कि उनके साथ मेरी बात हुई, और वो ये समझते हैं कि इन व्यू ऑफ द मिलिट्री अचीवमेंट्स के अब तक जो फ़ौजी तौर पे हासिल किया गया है, उसके नतीजे में उन्हें अब ईरान से एक बहुत बेहतर नेगोशिएशन मिल सकती है, एक लास्टिंग पीस मिल सकता है। फिर इस छोटी-सी वीडियो स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को ईरान के और लेबनान के खिलाफ जारी रखेंगे, ताकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को हम ख़त्म कर देंगे, मिलिट्री कैपेसिटी को ख़त्म करेंगे, और लेबनान में हम हिज़्बुल्लाह को ख़त्म कर देंगे। अब नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इससे बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसके 2 मतलब हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि मैं और अमेरिका का सदर इस एक पेज पे नहीं है। अमेरिका के सदर एक एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, वो समझते हैं कि चीज़ें अचीव हो गई हैं, वो इसमें से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसमें बिलीव नहीं करते, हम इस चीज़ में कंटिन्यू करेंगे। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये अमेरिका के सदर की डिसेप्शन का हिस्सा है। यहाँ एक नई डिसेप्शन है जिसके बारे में बहुत से, मैं जो भी चीज़ आपके सामने कर रहा हूँ वो तमाम अमेरिका के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अमेरिका का जो एनालिसिस छप रहा है, ट्विटर के ऊपर लोग जो कमेंट कर रहे हैं, और वो लोग नहीं, आम आदमी, जो मुख्तलिफ एनालिस्ट, मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ के लोग जो कर रहे हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। नई डिसेप्शन अकॉर्डिंग टू सर्टेन अमेरिकन एनालिस्ट ये है कि हर फ्राइडे थर्सडे को ऐलान कर दो कि हम सुलह करने वाले हैं, नहीं, हम हमला करने वाले हैं, बड़ा खौफनाक किस्म का एग्रेसिव, और मंडे को उससे बैकआउट कर जाओ मार्केट्स को ठंडा करने के लिए। लेकिन इसमें एक और भी खतरा है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन अदर एनालिसिस, कि ईरान की कंटिन्यूस मिलिट्री डिग्रेडेशन तो हो ही रही है,
اور ابھی پاز اس لیے کیا ہے کہ آف کورس بہت خطرہ تھا کہ ایران جو ہے اس کے پاس مسل کیپیبلٹی ہے اور وہ کسی واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ کو یا کسی جو جو پاور اسٹیشن ہوگا اس کو ٹارگٹ کریں گے. تو اب ایران اب اگلی ملٹری حکمت عملی یہ ہے کہ ایران کی اس کیپیبلٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اگلے 5 دن کے لیے 6 دن کے لیے. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دن دیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان 5 دن میں ایران کے اوپر میسو مزید بامبنگ کی جائے گی تاکہ اس گلیڈیٹر کی وہ جو فائٹنگ ایبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جائے, تلوار اور ڈھال اس کے ہاتھ سے گر جائے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے, وہ اکھاڑے کے سامنے گر جائے نیچے اور اس کو دنیا دیکھ سکے. جب میں نے اکھاڑے کی آپ کو ریفرنس دی تو ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا کی کانشسنس کے اوپر بھی بہت بڑا ایک سوال ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کھنسی ہیں, چین اور روس اپنی وجوہات کی وجہ سے, مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے, وہ اس میں چپ ہیں. اور یہ ایک واحد ملک ہے جو پوری بہادری کے ساتھ پوری دنیا کے لیے کھڑا ہے. اگر ایران اس سے ایک سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل حاصل کر سکتا ہے تو اس میں ہندوستان کا بھلا ہے, پاکستان کا بھلا ہے, سعودی عرب کا بھلا ہے, عمان کا بھلا ہے, افریقہ کا بھلا ہے, لاطینی امریکہ کا بھلا ہے. بیکاز اس کا مطلب یہ ہوگا امریکہ بھی ادھر ہی ہوگا, اسرائیل بھی ادھر ہی ہوگا, لیکن ان کی پاور کا مومنٹم اور غرور اور ان کا جو ایک اپنے بارے میں ایک اوور کانفیڈنس ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر یہ پاور کا غرور اور اوور کانفیڈنس ٹوٹے گا تو باقی ساری کی ساری دنیا کو سانس لینے کا موقع ملے. اب ونس اگین یہ کوئی اینٹی امریکن چیز نہیں ہے. سارے امریکہ کے اکیڈیمکس, سارے اسٹریٹجک تھنکرز کا خیال ہے کہ امریکہ کی یہ جو اوور بیئرنگ پاور ہے اس میں پاز آنا چاہیے, اس کو جھٹکا لگنا چاہیے. بیکاز اگر دنیا محفوظ نہیں ہے تو پھر امریکہ بھی محفوظ نہیں. آگے چلتے ہیں. تو بہرحال مارکیٹس اور آئل پرائسز اس کا ایک ایلیمنٹ ہے لیکن سارا ایلیمنٹ نہیں. ابھی جو کہانی ہے نیو یارک ٹائمز کی کہ 3,000 مرینز جو ہیں ایئر بورن ڈویژن کے, ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے, اور خرگ آئیلینڈ پہ اوپر سے قبضہ کرنا ہے, اوپر سے لینڈ کرنا ہے, ایئر برج اسٹیبلش کرنا ہے, اس کے بعد سپلائیز لے کر آنی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. اب یہ پلان ظاہر ہے چھپ گیا ہے, جو کہ پلان چھپ گیا ہے تو ظاہر ہے ایرانینس کو بھی پتہ ہے کہ یہ پلان ایگزسٹ کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پلان ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکے گا. بیکاز جہاں تک آسمان سے آگ برسانا ہے وہ ایک چیز ہے, زمین کے اوپر اترنا اور پھر اس لینڈ کو کیپچر کر کے سیز کرنا جو ہے, جب تک ایرانین سارے ہی نہیں مر جائیں گے, سارا ہی اسٹرکچر ان کا ڈسٹروائے نہیں ہو جائے گا, یہ چیز غالباً نہیں ہو سکے گی. اب آئیں کہ یہ جو مزید اس کے بارے میں کہ اگلے فرائیڈے جو 5 دن دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ 5 دن کے بعد کوئی نئی سرپرائز پیدا کر سکتے ہیں. وہ یہ سرپرائز یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری جو ٹاکس وہ جو امیجنری ٹاکس ہیں, ابھی تک اس کو امیجنری ٹاکس ہی سمجھیں کہ یہ ٹاکس کوئی جو پاکستان میں بات ہو رہی ہے, ایک بات ہو رہی ہے, اس کو امیجنری ایک خیالی تصوراتی ٹاکس سمجھیں کہ وہ تصوراتی امیجنری ٹاکس جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. ایرانینز نے ہماری بات نہیں مانی اور اب ہم نے خرگ آئیلینڈ کے اوپر قبضہ کر دیا, حملہ کر دیا ہے, یا ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے میں نے مرینز بھیج دی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, اور جب آپ ایسی چیز دیکھیں تو یہ کتاب اپنے ذہن میں رکھیں. اٹ از ناٹ وداؤٹ ریزن کہ ڈاکٹر جو ہیں جان ڈی گارٹنر کا یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی 2nd ٹرم کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر گارٹنر ایم ڈی جو ہیں, سائکیٹرسٹ جو ہیں, وہ کوئی نجومی نہیں ہے. وہ یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ کوئی ستاروں کا حال انہوں نے دیکھا ہے, شہاب ثاقب ہے, یا بائبل میں یہ تھا, یا تورا میں یہ تھا, یہ فلاں اسکرپچر کے اندر تھا, یا نوسٹراڈامس نے کہا تھا. وہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو پیشنٹ ہے جس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس کے دماغی حالات اتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں کہ یہ اس پریزیڈنسی کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے, اور کرائسس آفٹر کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. ایران نے اس چیز کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. اس لیے میں کتاب آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں. اچھا, اب اس کو آپ دیکھیں کہ آگے آ جائیں کہ پھر یہ جنگ, اچھا اب پاکستان کے اوپر آ جائیں. یہ پاکستان کی آف کورس اگر آپ اس کو ریشنلی دیکھیں, جیسے کہ بعض لوگوں نے اس پہ کامنٹ بھی کیا, کھپ پڑ گئی اس وقت پاکستان از ایوری ویئر آن سوشل میڈیا, کہ پاکستان کی 82 یا 83% جو انرجی آئل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری گلف سے آتی ہیں, جس کو اس وقت سعودی عرب, پاکستان کو خیر اسٹریٹ آف ہارمز سے بھی پاکستان کا تیل آ رہا ہے, اور یامبو کی طرف سے بھی پاکستان کو تیل مل رہا تھا. تو پاکستان کے لیے سلوشن ڈھونڈنا, اور پاکستان کی 15% اگر شیعہ آبادی بھی ہے, پاکستان میں ایک ریئیکشن بھی ہے, پاکستان میں شیعہ نہ بھی ہوں تو ایک مسلم ریئیکشن بھی ہے, تو پاکستان کی مجبوری ہے, اور پاکستان نیبر بھی ہے کہ پاکستان کو اس کی سلوشن ڈھونڈنے میں مدد کرنی چاہیے. تو یہ بات بالکل ریشنل ہے, منطقی ہے, لاجیکل ہے کہ پاکستان کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. لیکن پاکستان رول پلے نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ہاں اگر پاکستان میں نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے، اگر پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر ہوتی، اگر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر ہوتے، اور سب سے بڑھ کے اگر پاکستان میں عمران خان پرائم منسٹر ہوتے، تو پاکستان ایسا رول پلے کر سکتا تھا. لیکن یہ جو پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس کی کوئی کیریکٹر نہیں ہے، اس کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. ان کو ایرانینز کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ وہ بیچارے اس وقت جو جس سچویشن میں ہیں، ان کو تو کوئی بھی اگر آ کے کہے گا، ملیشیا کہے گا، انڈونیشیا کہے گا، وہ کہے گی جی ٹھیک ہے آپ رول پلے کریں. لیکن ان پہ ٹرسٹ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں. یہ امریکہ کی امریکہ کے پٹھو نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پٹھو ہیں. یہ امریکی صدر کا جو اس وقت سسٹم ہے، یہ اس کے پٹھو ہیں، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے. یہ اسرائیل کے زائنس اینٹی جو ہے، یہ اس کے ایکسٹینشن ہے. یہ بورڈ آف پیس کے ایک ممبر ہیں. ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بالکل بھی اس میں ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ اس وقت صرف ایک شوشہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ان سے خوش ہو، یہ کوئی رول ان کو پلے کر کے دکھائیں، لیکن اس میں سے نتیجہ کچھ نہیں نکل سکتا. کیوں نہیں نتیجہ نکل سکتا؟ اس لیے کہ جنگ صرف اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب ایران کو سرٹن سالڈ گارنٹیز اور ایشورنسز مل سکیں. اور ایسی سالڈ گارنٹیز اور ایشورنسز اس کو کوئی بڑی طاقت دلوا سکتی ہے. وہ چین دلوا سکتا ہے، وہ اس کو روس دلا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کنزورشم آف کنٹریز دلا سکتے ہیں، جس میں پھر پاکستان کے ساتھ سعودی عرب ہو، ترکی ہو، انڈیا ہو، کچھ نہ کچھ ایک کنزورشم آف کنٹریز جب تک نہیں ہوگا، کوئی گارنٹیز اس میں سے نہیں نکل سکتی. وہ ایشورنسز کیا چاہیے؟ ایران کو سب سے بڑی ایشورنس یہ چاہیے کہ کوئی مزید جنگ اس کے اوپر امپوز نہیں کی جائے گی. جس طرح سے بار بار ڈاکٹر عباس سرکچی جو فورن منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک لاسٹنگ پرماننٹ پیس چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز سے پیچھے بے دخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بہت سی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز انٹرنیشنلائز ہو جائے. اسٹریٹ آف ہرمز ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میری جوائنٹ ملکیت ہوگی، میں اور آیت اللہ مل کے اس کو مینیج کریں گے. ایران اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول رکھنا چاہے گا. اس کو ایک لاسٹنگ پیس چاہیے. وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہے گا. وہ کسی بھی طرح اپنے مسل بلسٹک پروگرامز جو اس کے اس وقت ہیں، ہائپر سونک، سب سونک، ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا. بیکاز اس پورے کرائسس میں اس کا جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ہتھیار اس کے ڈرونز ہیں، شاہد ڈرونز، اور اس کا بیلسٹک سسٹم. وہ پاگل ہیں کہ اپنے مسل بیلسٹک سسٹم سے، شاہد ڈرون سے پیچھے ہٹ جائیں. ایران کسی بھی صورت حزب اللہ، ہوتیز اور حماس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. حماس کا مجھے 100% شور نہیں، لیکن حزب اللہ سے اور ہوتی سے ایران کسی بھی طرح جو ہے وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. حماس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ حماس کی کس قسم کی ری انجینئرنگ اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے نئی لیڈرشپ پروڈیوس کر کے وہاں پہ. اچھا، ایران کس چیز پہ کمپرومائز کرے گا؟ ایران ہر قسم کی سالڈ گارنٹی دے گا کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، وہ کوئی ویپنائزیشن نہیں کرے گا. اس کے پاس جو انرچ یورینیم ہے 60%، وہ اس کو چینج کرے گا، اور وہ اس کو یہ گارنٹی دے گا کہ اس کو وہ روس کے حوالے کر سکتا ہے. وہ اس کی نیچر کو چینج کر سکتا ہے، اس کی انرچمنٹ کم کر سکتا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کر سکتا ہے، اور اس کو روس کو حوالے کرنے کو تیار ہو جائے گا. اس میں وہ بالکل سنسیئرلی وہ آفر کرے گا. اور ایران سعودی عرب کو اور جی سی سی کنٹریز کو نو وار پیکٹس آفر کر سکتا ہے، اور ایسا نو وار پیکٹ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ایران کر سکتا ہے. اور اب اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ، کیونکہ لٹل نالج از اے ویری ڈینجرس تھنگ، تو بہت سے لوگ ادھر ادھر سے آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں جن کو پوری ہسٹری نہیں پتہ. 1945 سے اس خطے میں اگر کوئی ایک ملک ہے جس نے 1945 سے 80 سال سے زیادہ ہو گئے. ایران میں پہلے شاہ کی بھی حکومت تھی، اور شاہ کی حکومت کے زمانے میں 1978 تک ایران مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی اکانومی تھا، سعودی عرب سے بڑی اکانومی تھا، اور سب سے بڑی فوجی طاقت بھی تھا. لیکن اور امریکہ بھی اس کے ساتھ تھا، امریکہ کے پیکٹس کا بھی حصہ تھا. لیکن اس ایران نے اپنے کسی بھی چھوٹے نیبر کو ٹیریٹوریلی ہراس نہیں کیا. اور اس زمانے میں جب آپ 60s اور 70s کے اوپر جاتے ہیں، خاص کر کے 70s میں، تو ابھی یو اے ای، جی سی سی کنٹریز کی اکانومیز ڈیولپ نہیں ہوئی تھیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی امریکن ڈیفنس ایگریمنٹ سے اپنے تحفظ کے لیے. لیکن ایران نے کسی بھی سٹیج میں اپنے کسی نیبر کو، ان لائک عراق، ان لائک ادر کنٹریز، ان لائک ایجپٹ، ٹیریٹوریلی ہراس نہیں کیا. اس کی اپنے کسی نیبر کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، اس نے اپنے کسی نیبر کے اوپر جنگ امپوز نہیں کی. ایران عراق جنگ، عراق نے ویسٹرن کنٹریز کی اشکل پہ، سعودی عرب اور کویت کی اشکل کے اوپر، جس کی قیمت بعد میں کویت کو دینی پڑی، عراق کو ایران پہ انلیش کیا تھا اسرائیل نے، ویسٹ نے اور سعودی عرب نے. ایران نے وہ جنگ ڈیفینسو لیول پہ لڑی. ایران نے کوئی جنگ کسی پہ امپوز نہیں کی. یہ ایران کی جو فلسفی ہے یہ اس کے اندر تھا نہیں. اس لیے بہرحال یہ ایران پہ
ایران کو یہ سالڈ گارنٹیز اور ایشورنسز چاہیے ہوں گی ان ویو آف اٹس اون ہسٹری. وہ اسرائیل کو بھی گارنٹیز دے سکتا ہے نو وار پیکٹ کی، لیکن وہ اپنے مسل سسٹم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ ختم ہو جائیں گے لیکن اپنے مسل سسٹم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ اپنی ہوتیز کے ساتھ اور حزب اللہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کا وہ گارنٹی دے دیں گے کہ ہم ویپنائزیشن نہیں کریں گے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.